students, today we will discuss the remaining part of the money which we have discussed in last video. आज बच्चे हम लोग मनी टॉपिक के अंतर्गत जो शेष भाग था सप्लाई, मनी सप्लाई, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में मनी सप्लाई है क्या। हम उसके डिटेल में जाएं, इसके पहले हम मनी सप्लाई क्या होता है। देखिए, मनी सप्लाई से हमारा मतलब होता है किसी भी देश के लोगों के द्वारा किसी भी देश के लोगों के पास जो भी पैसा किसी एक निश्चित समय में रहता है उसी को हम मनी सप्लाई कहते हैं। ध्यान यहाँ देने वाली बात यह है कि लोगों के पास जो पैसा रहता है, सरकार या बैंकों के पास जो पैसा सिस्टम में है, उसको हम मनी सप्लाई के अंतर्गत अध्ययन नहीं करते हैं। मनी सप्लाई में हम उसी करेंसी या कॉइन्स या जो भी मनी के अंतर्गत है उसको हम शामिल करते हैं जो कि किसी देश के लोगों के पास होता है, वो फैशन में होता है, वो मार्केट में होता है। अच्छा, तो डिटेल में जाए तो लोगों के अलावा जैसे बिजनेस फर्म है, बिजनेस हाउसेस है, इनके भी जो पैसे सर्कुलेशन में होते हैं ये भी मनी सप्लाई के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान ये देना है कि मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट में हम जो है वो बैंकों या गवर्नमेंट के पास जो करेंसीज होती हैं उसको हम काउंट नहीं करते हैं, तो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। ओनली दोज करेंसी एंड कॉइन्स which are held by the public at a particular time period is included in the supply of money। अब बच्चों देखिए, गवर्नमेंट ने सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई के लिए कुछ कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किए हैं। उस कॉन्सेप्ट को हम M1, M2, M3, M4 कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। तो मेजर करने का एक तरीका है जिसके लिए गवर्नमेंट ने M1, M2, M3 और M4 मानक डिसाइड किए हैं। अब M1 के अंतर्गत क्या आता है, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो M1 होता है, it is a form, basically M1, M2, M3, M4 are the formula with help of that we identify to understand the concept of the supply of money। So what is M1? M1 के अंतर्गत क्या आता है, करेंसी एंड कॉइन्स held with public plus डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी M1 के अंतर्गत क्या आता है, एक तो लोगों के पास जो करेंसी और कॉइन्स हैं उसके साथ साथ हम जो हमारी डिमांड डिपॉजिट है कमर्शियल बैंकों के पास उसको ऐड कर दें और उसके साथ साथ अदर डिपॉजिट विथ RBI। तो जब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा M1 आ जाता है। अब बच्चों M2 आता है। व्हाट इज M2? M2 में क्या होता है, M2 में M1 को इंक्लूड कर देते हैं, यानी M2 इक्वल टू M1 प्लस इसके साथ साथ सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो M2 में क्या जाता है, M1 के साथ साथ जो सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस बैंकों के साथ उसको हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा M2 का फार्मूला होता है। व्हाट इज नेक्स्ट M3 के अंतर्गत क्या आता है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। और M4 में क्या आता है, M4 के अंतर्गत आता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा, M4 के अंतर्गत क्या आता है, M4 में M3 इंक्लूडेड होता है, तो M4 में क्या हो जाता है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस बैंक। हमारा जो पोस्ट ऑफिस बैंक के पास टोटल डिपॉजिट होता है वो भी M4 के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस बैंक होता है उस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास जो NSC होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। NSC मतलब क्या होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हम मनी सप्लाई के अंतर्गत इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है बेटा। इसी के ये जो मेजर्स हैं M2, M1, M2, M3, 4, इसी की हेल्प से गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेशन में है, प्रचलन में है,
उसको समझने का प्रयास करते हैं। आपको याद होगा जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो डिमोनेटाइजेशन में इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एस्टिमेटेड वैल्यू का अंदाजा लगा करके और डिमोनेटाइजेशन करने का प्रयास किया था, जिससे कि हम अधिक से अधिक पैसा सप्लाई मार्केट में। देखिए जब अधिक से अधिक पैसा सप्लाई होगा, वो मार्केट में होगा, तो उसका देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो M1 है, M1 इज द मोस्ट लिक्विडिटी करेंसी। M1 को हम मोस्ट लिक्विडिटी करेंसी, किसी देश की जो सप्लाई ऑफ मनी होता है उसके लिए सबसे बेहतर जो मेजरमेंट होता है वो M1 से ही हम मनी सप्लाई का बेहतर कैलकुलेशन करते हैं। और M4 इज द लीस्ट लिक्विडिटी, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो किसी भी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा जो करेंसी मनी सप्लाई होता है वो M1 होता है, और सबसे कम जो सप्लाई होता है फैशन में, प्रचलन में, वो M4 होता है। इसके साथ साथ M3 क्या होता है? M3 is widely used to measure the money supply, and this M3 is known as aggregate monetary resources of the society। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। M3 is known as aggregate monetary resources of the supply। So student, it was the concept of the how we measure the supply of the currency. Now another very important topic is which we have to know, money and high powered money. So these are very small topics but very important to clear the concept of the money supply. So money and high powered money, money is denoted by M and high powered is denoted by H। ध्यान से देखिएगा, जो मनी होता है, मनी के अंतर्गत क्या आता है? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। किसी भी देश की पब्लिक जो होती है, जो लोग होते हैं, उनके पास जो करेंसी है प्लस जो डिमांड डिपॉजिट है वो इसके अंतर्गत आता है। जबकि जो हाई पावर्ड करेंसी जो होती है, इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट। हाई पावर्ड करेंसी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, और हाई पावर्ड करेंसी के अंतर्गत कैश हेल्ड विद पब्लिक प्लस कैश रिजर्व विद बैंक। हमारी जो बैंक्स होती हैं उनके पास जो कैश रिजर्व होता है वो आता है। यानी अगर हम मनी और हाई पावर मनी के बीच में डिफरेंशिएट करने का प्रयास करें तो हाई पावर मनी और मनी के बीच में पहली चीज तो समानता क्या है? समानता जो है करेंसी हेल्ड विद पब्लिक मनी में भी होता है, और करेंसी हेल्ड विद पब्लिक हाई पावर्ड में भी होता है, तो ये तो कॉमन है। लेकिन जो डिफरेंशिएशन क्या है? जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन है हमारा मनी में क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट। और हाई पावर्ड में क्या होता है? कैश रिजर्व विद बैंक। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस विथ दैट इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन money supply and high power money. Now we move towards the forms of money। कौन कौन से फॉर्म्स हैं मनी के जिसको हम समझने का प्रयास करें। हाँ, एक चीज आपको और देखना है यहाँ पे, जो M1, M2, M3, M4 कॉन्सेप्ट है, तो इसमें जो M1 है, M1 और M2 इज द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, and M3 and M4 is the broad concept of the money supply। so कभी-कभी आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है नैरो कॉन्सेप्ट और ब्रॉड कॉन्सेप्ट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। M1 M2 जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट होता है, और M3 M4 जो है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई होता है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द फॉर्म ऑफ द मनी, फॉर्म्स ऑफ द मनी। कई प्रकार की फॉर्म्स ऑफ द मनी होते हैं, जिसमें सबसे पहले फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है? जो करेंसी एंड ऑल नोट्स एंड कॉइन्स, जितने भी नोट्स और कॉइन्स हमारे पब्लिक के पास होते हैं, पीपल्स के पास होते हैं, वो फिएट मनी के तौर पे ही जाना जाता है। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो नोट्स और करेंसी होती है इसमें, बिकॉज एक चीज और समझ लीजिए, जो फिएट मनी होता है एक तरीके का लीगल टेंडर होता है, ये एक तरीके का
लीगल टेंडर होता है जो सरकार प्रदान करती है। तो जितने भी कॉइन्स और नोट्स होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और ये जो फिएट करेंसी होती है, ये जो देश के लोग होते हैं वो बाउंड होते हैं। किसी भी देश का नागरिक ऐसी करेंसी को अवॉइड नहीं कर सकता एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने से। तो इट इज जो लोग होते हैं वो बाउंड होते हैं, उनको हर हालत में ही उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है जो देश की नोट्स और करेंसी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है उसको एक लीगल टेंडर प्रोवाइड कराती है। तो पीपल्स आर बाउंड सच करेंसी नोन एज फिएट करेंसी। फिडुसी मनी होता है। इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये जो पेयर और पेई होता है उनके ट्रस्ट के ऊपर इसका प्रचलन डिपेंड करता है। जैसे ए है, ए ने बी को एक पर्सन है, बी दूसरा पर्सन है, ए को बी को पैसे देना है। ए ने 20,000 रुपए देना है बी को, लेकिन वो कैश नहीं दे रहा है। अब बी को चेक देना चाह रहा है, लेकिन चेक वो बी नहीं लेना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो फिडुसी एक्सचेंज जो होता है, इसमें जो पेयर और पेई होते हैं उनके ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इफ वी आर रेडी टू रिसीव द चेक ऑफ 20,000, इन दैट केस इट विल बी एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसलिए जो है यहाँ पे पेयर और पेई के बीच ट्रस्ट होता है। तो चेक इज द एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल चेक हैं। फुल बॉडी मनी क्या होता है? फुल बॉडी मनी में क्या होता है भाई, इसका जो फार्मूला होता है मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू। अब प्रश्न उठता है बेटा मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू क्या है? हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 1 रुपए का सिक्का जो है बना और वो सिल्वर का बना। मनी वैल्यू क्या है? मनी वैल्यू इज 1 रुपी। लेकिन अगर सिल्वर की भी कीमत 1 रुपए हो, जितने सिल्वर 1 रुपए का सिक्का बनाने में लगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कमोडिटी वैल्यू। तो इसका मतलब 1 रुपए का जो सिक्का है, इसके उसमें जितना सिल्वर लगा है उसकी कीमत इक्वल होती है। तो ऐसी अगर स्थिति होती है तो उसे फुल बॉडी मनी कहते हैं। क्रेडिट मनी, इट इज जस्ट अपोजिट। मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि कोई सिक्का है, अगर उसकी कीमत 10 रुपए, जैसे आजकल आप देखिए जस्ते के सिक्के बन रहे हैं, तांबे के सिक्के बन रहे हैं, फिलहाल तांबा जो बन रहा है। अब 5 रुपए का जो सिक्का है और उसके लिए 5 रुपए का जो एल्युमिनियम या तांबे का जो सिक्का कॉइन बनाया जा रहा है, क्या उसकी कीमत उसके इक्वल है? नहीं ना। तो ऐसी स्थिति में यानी 5 रुपए का जो सिक्का है वो जिस मेटल से बना हुआ है उसकी कीमत 5 रुपए से कहीं कम है। अगर ऐसा हो तो लोग फिर 5 रुपए का सिक्का लेकर के मेटल बेच करके ज्यादा पैसा अर्न कर लें। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट। यानी जो मनी वैल्यू होता है, 5 रुपए का सिक्का है उसकी कीमत 5 रुपए से कम है। 5 या यूं भी कह सकते हैं कि 5 रुपए की कीमत उस मेटल से जिससे वो 5 रुपए का सिक्का बना है कहीं ज्यादा है। तो स्टूडेंट, इट इज ऑल अबाउट द सप्लाई ऑफ मनी एंड फॉर्म्स ऑफ द मनी। आई होप यू विल able to understand, but as I always request you, once again I request you, if you have any problem, please go on comment box and mention your problem and it will be solved by us. Okay, thank you.